हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज गेन में। मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं मेरे साथ में डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज प्रोग्राम। और आज दिनांक 6 अगस्त 2026 को हम देखेंगे पिछले 24 घंटे में जो भी एग्जाम में इम्पोर्टेंट्स जो अपने लिए खबर रही हैं उनका हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं बिना कोई देरी किए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि शिक्षा, एक मिनट रुकिए, शिक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, शिक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से है। तो क्या है कि 5 व 7 अगस्त 2026 के दौरान भारत की अध्यक्षता में आयोजित 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक, ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो कल और आज और आने वाला कल मतलब 5 से 7 अगस्त तक जो ब्रिक्स देश हैं उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनकी बैठकें आयोजित हो रही हैं। और वो कहाँ हो रही हैं? भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर कहाँ है? ओडिशा में। ओडिशा में। तो भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक 5 से 7 अगस्त 2026 को भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित की जा रही है। बैठक का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, कौशल विकास, अनुसंधान, स्टार्टअप सहयोग तथा शैक्षणिक योग्यताओं की पारंपरिक मान्यताओं को बढ़ावा देना है। तो ब्रिक्स का मूल समूह क्या है? जब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी तो ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, BRIC, और फिर बाद में इसमें 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल कर लिया गया, तो ये बन गया ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ था यकेटिनबर्ग, रूस में। साउथ अफ्रीका वर्ष 2010 में ब्रिक्स में शामिल हुआ, जिसके बाद में इसका नाम फिर ब्रिक्स हो गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक NBD ब्रिक्स का विकास बैंक है, जिसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। और ब्रिक्स का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक सहयोग, बहुपक्षवाद, व्यापार, वित्त, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देना है। तो हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग देने के लिए शिक्षा मंत्रियों की बैठक हो रही है। कहाँ हो रही है? भुवनेश्वर, ओडिशा में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित, कि हाल ही में विश्व स्तर पर चर्चा में रही मैरीन हीट वेव, समुद्री उष्मा तरंग का अर्थ क्या है? तो मैरीन हीट वेव क्या है? तो यह है कि जो समुद्र की सतह का तापमान लगातार कई दिनों तक सामान्य से बहुत अधिक होना, तो वो क्या कहलाती है? मैरीन हीट वेव कहलाती है। तो इसका सही आंसर बी होएगा। कि हाल ही के जो अध्ययन है उनमें समुद्री ऊष्मा तरंगों की बढ़ती घटनाओं में चिंता व्यक्त की गई है। ये घटनाएं समुद्री जैव विविधता, मत्स्य संसाधनों और प्रवाल भित्तियों पर गंभीर प्रभाव डालती है तथा जलवायु परिवर्तन से इनकी आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है। क्या है मैरीन हीट वेव? मैरीन हीट वेव की अवधि सामान्यतः कम से कम 5 दिन मानी जाती है। कम से कम 5 दिन तक तापमान स्थिर रहना चाहिए, तेज रहना चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए। इसका सबसे अधिक जो प्रभाव होता है वो कोरल ब्लीचिंग पर होता है। और ये कोरल ब्लीचिंग क्या है? कोरल ब्लीचिंग वह है जब समुद्र के नीचे जो शैवाल होते हैं, वो शैवाल अत्यधिक तापमान के कारण, जो शैवालों में एक सूक्ष्म जीव होता है जेजिनथुल्ला, जेजिनथुल्ला, ये होता है जो इस शैवालों से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस शैवालें कैसी हो जाती हैं? वाइट हो जाती है। ये अपना कलर छोड़ देती हैं, ये वाइट वाइट दिखने लग जाती हैं, तो वाइट ब्लीचिंग हो जाता है इनका। तो वो प्रभाव होता है जो व्हाइट कोरल ब्लीचिंग पर पड़ता है। एल नीनो के दौरान मैरीन हीटवेव की संभावना बढ़ जाती है। एल नीनो के दौरान ही जो समुद्री तापमान होता है वो बढ़ता है। हिंद महासागर में भी मैरीन हीटवेव से प्रभावित क्षेत्र में शामिल है। देखो ये अल नीनो और ला नीना क्या है? एक तो होता है अल नीनो और एक होता है ला नीनो।
इन दोनों में डिफरेंट ये है कि जो अल्नीनो होता है वो तो वाटर को गर्म करता है, समुद्र के वाटर को। लानीना में ठंडा होता है। प्रशांत जो महासागर है उसका पूर्वी एवं मध्य भूमध्य सागरीय प्रशांत महासागर है, उसका जो ऊपर का सतही जल है यदि गर्म हो रहा है तो एल्निनो की स्थिति बनेगी, और ठंडा हो रहा है तो लानिनो की स्थिति बनेगी। अब एल्निनो में क्या है, बारिश और मानसून बहुत कम होता है, लानिनो में बारिश और मानसून की संभावना ज्यादा होती है। तो ये प्रशांत महासागर की घटनाएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण एवं जैव विविधता, एनवायरमेंट एंड बायोडायवर्सिटी। हाल ही में भारत की जैव विविधता संरक्षण व्यवस्था, बायोडायवर्सिटी गवर्नेंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसमें? भारत में जैव विविधता संरक्षण का प्रमुख कानूनी आधार बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 है। इसका ऑप्शन सी सही है। हाल ही के सरकारी अपडेट में भारत ने अपनी जैव विविधता संरक्षण व्यवस्था को और मजबूत करने पर बल दिया है। क्यों? भारत में जैव विविधता संरक्षण का मुख्य कानूनी आधार बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 है, जिसे 2023 में संशोधित किया गया। इसके क्रियान्वयन के लिए नेशनल बायोडायवर्सिटी ऑथोरिटी एनबीए, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड एसएसबी, एसबीबीएस, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बीएमएससीएस की त्रिस्तरीय व्यवस्था कार्य करती है। तो नेशनल बायोडायवर्सिटी ऑथोरिटी एनबीए की स्थापना 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में। एनबीए की स्थापना कब हुई थी? 2003 में। मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 का उद्देश्य क्या है कि जैव विविधता का संरक्षण करना, उनका सतत उपयोग तथा लाभों का न्यायसंगत बंटवारा करना एंड बेनिफिट एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग को सुनिश्चित करना। यह है। प्रत्येक स्थानीय निकाय में बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बीएमसी गठित की जाती है, जो पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तैयार करती है प्रत्येक स्थानीय निकाय में। और भारत विश्व के 17 मेगा डायवर्सिटीज जो देश हैं उनमें शामिल हैं। इसके 4 वैश्विक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अच्छा, ये बायोडायवर्सिटी और हॉटस्पॉट क्या होता है? बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। ऐसी जगह या ऐसा क्षेत्र जहां पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे आनुवांशिक जेनेटिक रूप से विभिन्न प्रकार के डिफरेंट रखते हो, विविधता रखते हो, और कम से कम 1500 से अधिक प्रजातियां या पेड़ पौधे विभिन्न प्रकार के हो, उसे कहते हैं बायोडायवर्सिटी। जहां पर जैव विविधता अधिक हो, जहां पर विविधता अधिक हो। और हॉटस्पॉट वो होता है जहां पर इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा हो और लगभग 70% के करीब जो मूल प्रजाति है वो नष्ट हो गई हो, तो वो हॉटस्पॉट की श्रेणी में आ जाता है। भारत में जो 17 मेगा डाइवर्स देशों में शामिल किया गया उसमें 4 वैश्विक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हमारा अर्थव्यवस्था एवं कराधान, इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन, हाल ही में चर्चा में रहे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स सीआईआई का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो इसका उद्देश्य पूंजीगत परिसंपत्तियों की लागत को मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित कर पूंजीगत लाभ की गणना के लिए। तो क्या ये होती है, इसको समझते हैं कि हाल ही में कराधान में आयकर संबंधित अपडेट्स में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स सीआईआई पुनः चर्चा में रहा है। सीआईआई का उपयोग किसी पूंजीगत परिसंपत्ति को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए किया जाता है, जिसे वास्तविक मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर कर योग पूंजीगत लाभ कैपिटल गेन की गणना की जा सकेगी, जिसकी अधिसूचना नोटिफिकेशन सीबीडीटी के द्वारा जारी की जाती है। अब ये सीबीडीटी क्या है? यह है डायरेक्ट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, एक वैधानिक स्टेचुरी निकाय है जिसका गठन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंतर्गत किया गया। सीबीडीटी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स सीआईआई का उपयोग मुख्यतः लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एलटीसीजी की गणना में किया जाता है। कैपिटल गेन 2 प्रकार की होती है, एक तो शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। तो ये कैपिटल गेन होती है, कैपिटल गेन में 2 जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं वो आए हैं, जैसे एक तो ये आया है पूंजीगत परिसंपत्ति। कैपिटल एसेट्स क्या होती है और कैपिटल गेन क्या होता है?
कैपिटल एसेट्स वो होती है जिस ऐसी कोई संपत्ति जिसको आपने रख रखा है और जिसका मकसद केवल अर्निंग करना है, प्रॉफिट कमाना है। जैसे कोई जमीन है तो जमीन को आपने खरीद रखा है, वो आपकी कैपिटल एसेट्स हो गई, और इसको आपने बेचा बेचा तो बेचने पर आपने इसका प्रॉफिट कमाया, वो हो गया इसका कैपिटल गेन, वो हो गई कैपिटल गेन। अब इसको दी गई समय सीमा के अंदर बेचते हैं, उससे पहले बेचते तो शॉर्ट टर्म हो गया, और दी गई जो समय सीमा के बाहर जाकर बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म हो गया। तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो प्रकार की होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है पर्यावरण एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौते, एनवायरमेंट एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन, हाल ही में चर्चा में रहे रामसर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? रामसर कन्वेंशन के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमियों का संरक्षण और उनका सतत उपयोग करना। तो हाल ही में पर्यावरण में विमर्श में आर्द्र भूमियों के संरक्षण का विषय पुनः चर्चा में रहा है। रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य विश्व की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों का संरक्षण तथा उनका सतत उपयोग सुनिश्चित करना है। भारत लगातार नए रामसर स्थलों को अधिसूचित कर अपने आर्द्र भूमि संरक्षण नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। तो रामसर कन्वेंशन क्या है? 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में अपनाया गया था, और भारत 1982 में इस कन्वेंशन का पक्षकार बना था, पार्टी बनी थी। 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस वेटलैंड मनाया जाता है, और भारत में तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं। अच्छा, ये रामसर स्थल क्या है? ये तो हमने देख लिया कि जो 1971 में रामसर जगह थी ईरान की, वहां पर ये सम्मेलन हुआ था जिसमें भारतीय पक्षकार बन गया, पार्टी बन गया। तो इसमें जो भी क्षेत्र ऐड हैं, रजिस्ट्रेशन है, शामिल हैं, वो सब रामसर साइट कहलाती है। लगभग 2 लाख से करीब हैं पूरे विश्व में। और ये जो वेटलैंड है वेटलैंड जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो वेटलैंड क्या होती है? वेटलैंड वो होती है ऐसी आर्द्र भूमि, ऐसी भूमि जहां पर लगभग हमेशा पानी भरा रहता है या नमी बनी रहती है, वो वेटलैंड्स की श्रेणी में आती है। और भारत में लगभग 101 वेटलैंड्स हैं, 101 वेटलैंड्स हैं। हाल ही में एक अरुणाचल प्रदेश की झील है, उसको वेटलैंड्स की श्रेणी में शामिल किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अंतरराष्ट्रीय संगठन से है कि हाल ही में चर्चा में रहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, तो यही इसका आंसर सही है, क्योंकि यूएन का एक जुडिशरी पार्ट है। क्या है इसका? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय विवादों से संबंधित मामलों के कारण इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे का पुनः चर्चा में रहना। आईसीजे संयुक्त राष्ट्र यूएन का प्रमुख न्यायिक अंग है जो राज्य स्टेट्स के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है तथा संयुक्त राष्ट्र के अंगों एवं विशेष एजेंसियों को कानूनी सलाह भी देता है। क्या है? आईसीजे की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत हुई। इसने 1946 में कार्य करना प्रारंभ किया। 1945 में इसकी स्थापना हुई, 1946 में इसका कार्य करना प्रारंभ किया। मुख्यालय इसका जो हेग में है, नीदरलैंड में। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। और आईसीजे कार्य क्या करता है? राज्यों के बीच जो भी देश है उनके बीच विवादों को सुनवाई करता है। जबकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये व्यक्तियों के विरुद्ध युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध आदि की सुनवाई करता है। तो ये दोनों अलग अलग है, एक तो आईसीसी है और एक आईसीजे। आईसीजे विवादों की सुनवाई करता है और ये क्रिमिनल कोर्ट है, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध जो भी अपराध करता है उनके बारे में सुनवाई करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित कि हाल ही में चर्चा में रहे क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्वांटम सिद्धांत के आधार पर सुरक्षित एन्क्रिप्शन कुंजी की का आदान प्रदान करना। क्या है कि हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े घटनाक्रमों में क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD पर विशेष ध्यान दिया गया है। QKD क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके 2 पक्षों के बीच सुरक्षित एन्क्रिप्शन कुंजी साझा करने की तकनीक है।
यदि कोई तीसरा पक्ष संसार के बीच में शून्य एवेज ड्रॉपिंग का प्रयास करता है तो क्वांटम अवस्था में परिवर्तन होने के कारण इसका पता चल जाता है। इसलिए इसे भविष्य की अत्यधिक सुरक्षित संचार प्रणाली माना जाता है, इसको क्वांटम को। अच्छा, ये है क्या है? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का आधार क्वांटम मशीन है, विशेषकर हेंसबर्ग सर्टनली प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम एंटेंगलमेंट इसका आधार है। भारत में डीआरडीओ, इसरो तथा आईआईटी क्वांटम संचार तकनीकों पर अनुसंधान कर रहे हैं। नेशनल क्वांटम मिशन एनक्यूएम को भारत सरकार ने 2023 में स्वीकृति भी दी है। नेशनल क्वांटम मिशन का उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग और क्वांटम मेट्रिकल में भारत की क्षमता विकसित करना है। अच्छा, ये क्वांटम ही क्वांटम चल रहा है, क्वांटम है क्या? तो क्वांटम है किसी भी पदार्थ या ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई जिस पर यह काम करता है, जिसको मतलब और उससे ज्यादा तोड़ना संभव नहीं है। तो उससे ज्यादा तोड़ना संभव नहीं है तो इसका मतलब वो सुरक्षित है, और उस लेवल पर जो काम होता है तो उसका इसका मतलब कि वो बहुत ज्यादा सुरक्षित है। देखो, हाल ही के जो कंप्यूटर हैं वो 0 और 1 बिट पर काम करते हैं। बिट पर या तो 0 पर काम करेंगे या 1 पर काम करेंगे। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर हैं, क्वांटम कंप्यूटर 0 और 1 ये दोनों पर काम करते हैं। सुपरपोजिशन है, दोनों को एक साथ लेकर काम करते हैं। हाल के जो कंप्यूटर है वो तो या तो 0 पर काम करेंगे या 1 पर काम करेंगे, और ये सुपर कंप्यूटर 0 और 1 दोनों पर काम करता है। इसलिए क्यू का मतलब क्यूबिट, क्यूबिट 0 और 1 बिट, और क्यू का मतलब क्यूबिट, तो क्यूबिट पर काम करता है कौन? क्वांटम कंप्यूटर। और ये क्यूबिट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत पूछा जाता है, QBIT, इसे याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था पॉलिटिक्स संबंधित कि हाल ही में चर्चा में रहे मनी बिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मनी बिल से संबंधित क्वेश्चन है। मनी बिल लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? नहीं। मनी बिल को राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के बिना प्रस्तुत किया जा सकता है? ये भी नहीं है। मनी बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, इसकी पुष्टि लोकसभा अध्यक्ष, ये सही है। राज्यसभा मनी बिल को अस्वीकार कर सकती है? नो। तो इसका सही आंसर सी है। हाल ही में संसदीय कार्यवाही वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में मनी बिल की प्रक्रिया पुनः चर्चा में रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110, ये मनी बिल है जो किसमें? 110 में। मनी बिल केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा भी आवश्यक है। और किसी विधेयक ने मनी बिल होने या न होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा इस पर केवल सिफारिश दे सकती है, और वही इसे न तो संशोधित कर सकती है और न ही अस्वीकार कर सकती। 110 में यह मनी बिल की परिभाषा दी गई है। मनी बिल केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष इसका प्रमाण करता है, और राज्यसभा मनी बिल को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, बाकी रिजेक्ट नहीं कर सकती। इसके बाद ये लोकसभा में पारित माना जाता है। अच्छा, मनी बिल होता क्या है? मनी बिल वो होता है जो भी पैसे से लेन देन संबंधित या टैक्स से बढ़ाना है या घटाना है, पैसे का जमा करना है संचित निधि से व निकालना है, ये सारे क्या है? ये मनी बिल के अंतर्गत आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है अर्थव्यवस्था में बैंकिंग संबंधित हाल ही में चर्चा में रहे रेपो रेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रेपो रेट क्या होती है? मतलब वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक जनता को ऋण देते हैं? नो, ये नहीं है। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है? ये सही है। वह दर जिस पर बैंक एक दूसरे को ऋण देते हैं? ये तो बिल्कुल नहीं है। व्यवहार सरकार द्वारा निर्धारित कर, ये भी नहीं। तो वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। चलिए देखते हैं इसको। हाल ही के आर्थिक घटनाक्रमों एवं मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी की चर्चाओं में रेपो रेट का पुनः महत्वपूर्ण विषय रहा है। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। रेपो रेट में वृद्धि होने पर ऋण महंगे हो जाते हैं, जिससे बाजार में मुद्रा आपूर्ति कम होती है और मुद्रा इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। तो कौन जारी करता है इसको? भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में हम जाने तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी RBI एक्ट 1934 के अंतर्गत। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। RBI का मुख्यालय मुंबई में। और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट
CRR और SLR मौद्रिक नीति के प्रमुख उदाहरण हैं। अच्छा क्या है हम देखते हैं। रेपो रेट जो अभी हमने देखा, जो RBI है, RBI जो ये वाणिज्यिक बैंक है, जो बैंक हैं इनको जो अल्पकालिक ऋण देता है सिक्योरिटीज के बदले, वो तो कहलाता है रेपो रेट। मतलब ये जो बैंक हैं ये किससे ऋण लेते हैं, इनके पास पैसा कम हो गया तो किससे ऋण लेंगे, RBI से। जो ये ऋण लेंगे तो जो रेट लगेगी वो क्या कहलाएगी, रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा हो गया कि इनके पास में ज़्यादा पैसा हुआ और तो इसको कहाँ रखेंगे, RBI के पास में, तो RBI इसका भी चार्ज लेगा, इसका भी रेट लगाएगा, तो उसे क्या हो गया, रेपो रेट। फिर हो गई CRR। CRR वह है जो ये वाणिज्यिक बैंक है इनका कुछ परसेंट हिस्सा कहाँ जमा करते हैं, RBI में, RBI में जमा करते हैं कुछ परसेंट, तो उसे क्या कहते हैं, CRR। और SLR क्या है, SLR वो है कि जो वाणिज्यिक बैंक है उनमें से कुछ पैसा, कुछ परसेंट पैसा ये खुद के पास में रखते हैं, सोने के रूप में, कैश के रूप में, जैसे भी है वो रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, SLR। और ये सभी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के उपकरण है। अच्छा ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है अंतरिक्ष विज्ञान से। हाल ही में चर्चा में रहे गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हाल ही में आपको पता है कि गगनयान मिशन चर्चा में रहा था, तो इसका उद्देश्य क्या था, गगनयान भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन था। तो हाल ही में गगनयान मिशन से संबंधित परीक्षणों एवं तैयारियों को लेकर मिशन पुनः चर्चा में रहा है। गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्वदेशी तकनीक के माध्यम से पृथ्वी की निम्न कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना, उन्हें सुरक्षित वापस लाना, और यह मिशन भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता वाले चुनिंदा देशों में की श्रेणी में स्थापित करेगा। समझिए गगनयान मिशन क्या है। गगनयान मिशन है कि मानव युक्त जो मिशन है, मानव युक्त मानव को अंतरिक्ष में लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना, ये इसका उद्देश्य है। तो गगनयान मिशन का संचालन इसरो द्वारा किया जा रहा है। मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग 400 किलोमीटर की निम्न पृथ्वी कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने की योजना है। और गगनयान के लिए HLBM-3, इसका पूर्ण नाम LBM-3, GSLV-M के थर्ड प्रक्षेपण का उपयोग किया जाएगा, इसका पूर्ण नाम था। हाल ही में क्या हो गया, ह्यूमन लॉन्चिंग व्हीकल मशीन थर्ड, ये हो गया इसका नाम। और भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों प्रशिक्षण का इसका इसरो व अंतरिक्ष से सहयोग कराया गया है। तो कहाँ भेज रहे हैं इसको, 400 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में। अच्छा ये ऑर्बिट क्या होती है, ये पृथ्वी की कक्षा है, ये कक्षा है। ये 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है लो अर्थ ऑर्बिट, एक होती है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और एक होती है हाई अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट में तो लगभग 400-500 से लेकर 2000 तक ऊंचाई होती है। मीडियम में 2000 से लेकर 35,786 या 586 के करीब, मतलब 36,000 के समथिंग होती है। और जो हाईली होती है उसमें 36,000 के ऊपर ही होती है, कम नहीं हो पाती, इसे कहते हैं ऑर्बिट। ये 3 प्रकार की होती है। और भी होती है पोलर ऑर्बिट, जो कि ध्रुव के मध्य, ध्रुव को दक्षिण ध्रुव और पूरी उत्तरी ध्रुव है उनका, उनके बारे में जानकारी लेने के लिए वहां पर भेजे जाते हैं। तो ये जो है ये ऑर्बिट है, जिनका उद्देश्य भी होता है, जैसे LEO ये लो अर्थ ऑर्बिट है। ये मुख्यतः पृथ्वी से जो नज़दीक होती हैं चीज़ें, फोटो वगैरह खींचने में उसमें आसानी रहती है। इसमें होता है ये नेविगेशन वगैरह के लिए काम करती है। और ये होती है जो मौसम वगैरह की जानकारी के लिए हाई अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाता है। तो ये हमारी ऑर्बिट हुई जो कि अंतरिक्ष से संबंधित है। मानव मिशन क्या होता है, ये लॉन्चिंग व्हीकल होता है, जो कि एक साधन है ले जाने का। ये लॉन्चिंग व्हीकल है जो कि भारत ने अब तक बहुत सारे लॉन्चिंग व्हीकल अपडेट किए हैं। सबसे पहले PSLV था, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल।
फिर GSLV था, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट व्हीकल। अब LVM होगा, लॉन्च व्हीकल। ये सबसे ज़्यादा वजनी ले जाने वाला व्हीकल है। चलिए, तो ये आज का हमारा सेशन हुआ। और यदि आपको ये हमारे क्वेश्चन पसंद आए हो, सेशन पसंद आए हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।